हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्ल्ड हिस्ट्री चैनल। तो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे देश के अंतिम वीर हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान चौहान वंश के राजा थे, जिन्होंने अफगानी लुटेरा और शासक शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी को युद्ध में 17 बार हराया था। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन से जुड़ी जानकारियों के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियो को देखने के लिए। दोस्तों, आपको सबसे पहले मैं ये बता देती हूँ कि जो ये पृथ्वीराज चौहान थे, इनके बारे में कोई भी आधिकारिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इतिहास की किताबों में पृथ्वीराज के बारे में दर्ज जानकारियाँ प्राचीन शिलालेखों और तत्कालीन दरबारी दार्शनिकों लेखकों के द्वारा लिखे गए दस्तावेजों और किताबों से ली गई हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ये पृथ्वीराज रासो किताब है, इनको इतिहासकारों के द्वारा सबसे विश्वसनीय और सटीक माना जाता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो की रचना पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बचपन के मित्र चंद्रबरदाई ने की थी। यदि आप पृथ्वीराज चौहान को अच्छी तरह से जानना और समझना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आपको पृथ्वीराज रासो जरूर पढ़नी चाहिए। यहाँ से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वैसे इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगी, पर जो ये किताब है, ये बहुत ही अच्छी किताब है, पृथ्वीराज रासो, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। तो वीडियो को बिना देरी करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब ये जानते हैं पृथ्वीराज चौहान के जीवन के संघर्षों के बारे में। पृथ्वीराज चौहान जैसे महान राजाओं का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है, और देश के हर एक नागरिक को उनके बारे में जानना चाहिए। इतिहास में उपलब्ध जानकारियों के अनुसार सम्राट पृथ्वीराज चौहान का जो जन्म था, वो 1163 ईस्वी में गुजरात के पाटन नामक स्थान के पतंग गांव में चौहान वंश के राजा सोमेश्वर चौहान और रानी कर्पूरा देवी के घर पहली संतान के रूप में हुआ था। राजा सोमेश्वर चौहान ने अपने पुत्र के नामकरण और भविष्य फल जानने के लिए राज्य भर के विद्वानों को दरबार में बुलाया, जहां विद्वानों ने सोमेश्वर चौहान के पुत्र का नाम पृथ्वीराज रखा। विद्वानों ने पृथ्वीराज चौहान के भविष्य फल के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आपका पुत्र आगे चलकर एक प्रभावी यशस्वी सम्राट बनेगा। विद्वानों का मानना है कि पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही तीक्ष्ण बुद्धि और प्रतिभाशाली थे। पृथ्वीराज चौहान की जो प्रारंभिक शिक्षा थी, वो राजस्थान के अजमेर में स्थित सरस्वती कंठा भरत विद्यापीठ से हुई थी। वर्तमान में यह विद्यापीठ 2.5 दिन का झोपड़ा, जो कि एक ऐतिहासिक स्थल के रूप में स्थित है। इतिहासकारों का मानना है कि इस विद्यापीठ में अपने छोटे भाई हरिराज के साथ रहते हुए लगभग 6 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया था इन्होंने। पृथ्वीराज को संस्कृत, प्राकृत, मगधी, पैशाचिक, सौर और अप्रभंश भाषाओं का ज्ञान था। इसके अलावा विद्यापीठ में रहते हुए अपनी परंपरागत शिक्षा के साथ वेदांत, पुराण, इतिहास, सैन्य विज्ञान, मीमांसा और चिकित्सा आदि की शिक्षा भी प्राप्त की थी। कहते हैं जैसे रामायण में भगवान श्री राम के पिता राजा दशरथ शब्दभेदी बाढ़ चलाना जानते थे, उसी तरह पृथ्वीराज को भी शब्दभेदी बाढ़ चलाने का ज्ञान था। पृथ्वीराज को शब्दभेदी बाढ़ चलाने की शिक्षा उनके दादा अंगम ने दी थी, जो उस समय दिल्ली के शासक हुआ करते थे। बहुत ही कम उम्र में ही पृथ्वीराज शब्दभेदी बाढ़ चलाने में पारंगत हो गए थे। शब्दभेदी बाढ़ के साथ साथ पृथ्वीराज संगीत और चित्रकला में रुचि रखते थे। अपने चंद्रबरदाई से पृथ्वीराज चौहान ने अपना एक चित्र भी बनवाया था। तो चलिए अब ये जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान 13 वर्ष की उम्र में क्यों राजा बन गए। तो बात है, जब पृथ्वीराज चौहान मात्र 13 वर्ष की अल्प आयु में थे, तो उनके पिता जो सोमेश्वर चौहान थे, उनका निधन हो गया, जिसके बाद पृथ्वीराज को उत्तराधिकारी के रूप में अजमेर राज्य की गद्दी पर बिठाया गया। हालांकि पृथ्वीराज की उम्र कम थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने राजा होने के कर्तव्यों का अच्छी तरह से निर्वहन किया। पृथ्वीराज की वीरता और बहादुरी के किस्से तो उनके दादा अंगम ने दिल्ली में बहुत सुने थे। अंगम चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद पृथ्वीराज को दिल्ली का शासक बनाया जाए। जब पृथ्वीराज के दादा अंगम की मृत्यु हो गई, तो राज सिंहासन की गद्दी पर बिठाकर पृथ्वीराज को दिल्ली का शासक बना दिया गया। तो चलिए अब ये जानते हैं कि रानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का विवाह प्रसंग कैसे हुआ। रानी संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के विवाह की भी अपनी एक रोचक कहानी है। तो चलिए आपको बताती हूँ कि रानी संयोगिता और इनका विवाह कैसे हुआ। रानी संयोगिता जो थी, वो कन्नौज के राजा जयचंद राठौड़ की पुत्री थी। पन्नारे नामक एक प्रसिद्ध चित्रकार ने रानी संयोगिता का एक बार चित्र बनाया, और उस चित्र को चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को दिखा दिया। अब पृथ्वीराज चौहान ने रानी संयोगिता का चित्र देखा और वो देखते ही सम्मोहित हो गए,
और रानी से प्रेम करने लगे। इसी तरह रानी संयोगिता ने भी पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी और युद्ध के बारे में सुना, तो रानी संयोगिता मन ही मन पृथ्वीराज से प्रेम करने लगी। पृथ्वीराज चौहान ने जब अपने बचपन के मित्र चंद्रबरदाई से रानी संयोगिता से मिलने की इच्छा जताई, तो चंद्रबरदाई ने यह बताया कि रानी संयोगिता जो है वो हमारे शत्रु राजा जयचंद्र की पुत्री हैं, वो आपको कभी भी अपनी पुत्री संयोगिता से मिलने नहीं देंगे। फिर चंद्रबरदाई ने ये बताया कि चलिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे आप रानी से मिल सकते हैं। तो चंद्रबरदाई ने बताया कि मैंने एक संदेश सुना है कि जो ये राजा जयचंद है वो अपने राज्य कन्नौज में शक्ति प्रदर्शन के लिए राजसूय यज्ञ के आयोजन का निश्चय किए हैं, और उसी दिन रानी संयोगिता का स्वयंवर भी है जिसमें आसपास के सभी राजाओं को आमंत्रित किया जाएगा। तो राजा जयचंद्र ने पृथ्वीराज को छोड़कर बाकी सभी राजाओं को रानी संयोगिता के स्वयंवर के लिए बुलाया, और इसी के साथ अपने दरबार में पृथ्वीराज का अपमान करने के लिए एक पृथ्वीराज चौहान जैसी दिखने वाली मूर्ति अपने दरबार में लगवा दी। जब पृथ्वीराज को यह पता चला कि स्वयंवर के लिए उन्हें नहीं बुलाया गया है, तो पृथ्वीराज अपने घोड़े पर सवार होकर राजा जयचंद के दरबार पहुंच गए, जहां रानी संयोगिता ने पृथ्वीराज चौहान को देखते ही उनके गले में फूलों की माला डाल दी। इसके बाद पृथ्वीराज चौहान रानी को घोड़े पर बिठाकर अपने राज्य अजमेर ले आए। तो इसी तरह रानी संयोगिता और सम्राट पृथ्वीराज चौहान का विवाह संपन्न हुआ। तो यही है रानी संयोगिता और राजा पृथ्वीराज चौहान की विवाह की कहानी। तो चलिए अब ये जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान के द्वारा कितने युद्ध लड़े गए थे। पृथ्वीराज ने अपने जीवन काल में बहुत से युद्ध लड़े, जिसमें से वे कई युद्ध जीते और कई हारे भी हैं। तराइन का प्रथम युद्ध जो था वो 1190 ईस्वी से 1191 ईस्वी तक चला था। आपको बता दूं कि जो ये तराइन का प्रथम युद्ध था वो अफगानी लुटेरे मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच लड़ा गया था। वर्तमान में बठिंडा में है, इस क्षेत्र पर कब्जा करने के लिए आक्रमण किया था। उस समय यह क्षेत्र जियाउद्दीन तुर्की के अधीन था, लेकिन जब पृथ्वीराज चौहान को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र गोविंद राजा के साथ जियाउद्दीन की सहायता करने बठिंडा निकल पड़े, जिसके बाद मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच भीषण युद्ध हुआ। इस भीषण युद्ध का निर्णायक रूप आने पर मोहम्मद गौरी को अपनी हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए अब ये जानते हैं कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। तराइन का दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। अपनी हार के बाद मोहम्मद गौरी दोबारा लौटा और पृथ्वीराज चौहान को युद्ध के लिए ललकारने लगा। इस युद्ध के लिए मोहम्मद गौरी ने अपनी सेना को और मजबूत किया था। मोहम्मद गौरी ने इतनी बड़ी सेना तैयार करने के लिए 1 लाख से अधिक अफगान घुड़सवार सैनिक और पैदल तुर्क सैनिकों को अपनी सेना में शामिल किया था। तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच एक भयंकर भीषण युद्ध था। इस युद्ध में एक तरफ अफगान मुसलमानों की विशाल सेना थी तो दूसरी तरफ राजपूती सेना थी। तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने बड़ी चालाकी के साथ पृथ्वीराज की गलतियों का फायदा उठाकर पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया था। इतिहासकारों का मानना है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में राजा जयचंद्र ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए मोहम्मद गौरी की सहायता की थी, जो पृथ्वीराज की हार का सबसे बड़ा कारण बना। मोहम्मद गौरी को 17 बार युद्ध में हराने का कारण यह भी था कि पृथ्वीराज चौहान के पास एक बड़ी विशाल पराक्रमी सेना थी, जिसमें 3 लाख से अधिक पैदल सैनिक थे, 2 लाख से ज्यादा घुड़सवार सैनिक थे। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान तृतीय की सेना में लगभग 3000 हाथी शामिल थे। तो गाइस ये था पृथ्वीराज चौहान का इतिहास। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।